गुड मॉर्निंग दी। तो पिछली क्लास में हम लोग यहाँ पे बैकअप और रिकवरी की बात कर रहे थे। तो इसमें अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बैकअप क्या होता है और रिकवरी क्या होती है। अब देखिए, हमने कहा कि बैकअप का मतलब होता है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, कि डेटा का डुप्लीकेशन करना, जिसे डेटा रिडंडेंसी हम सामान्य रूप से कहते हैं। डुप्लीकेशन इसलिए किया जाता है कि अगर आपका कोई भी सिस्टम फेल हो जाए, फाइल सिस्टम फेलियर हो जाए या कोई डिजास्टर हो जाए जिसकी वजह से आपका डेटा लॉस हो जाता है। अब उस डेटा को वापस अगर आप रिकवर करना चाहते हैं तो उसको मल्टीपल जगह पर हमें स्टोर करने की जरूरत होती है। तो आप जब मल्टीपल जगह पे स्टोर करेंगे तो हमें यहाँ पर देखिए अलग अलग डिस्क की आवश्यकता होगी। तो लेकिन ये सभी डिस्क हमें आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करनी होती है। तो इसलिए कंसेप्ट का यूज किया जाता है और उस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, रेड का कंसेप्ट। ये रेड का मतलब रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। कहीं कहीं आपको इनएक्सपेंसिव डिस्क भी दिखेगा, जो पहले यूज होता था आजकल इंडिपेंडेंट डिस्क होता है। तो हम कह रहे हैं कि ये वो टेक्निक होती है जिसका उपयोग करके आप मल्टीपल डिस्क को आपस में जोड़ सकते हैं, तो जिससे आप परफॉर्मेंस और रिडंडेंसी दोनों को अचीव कर सकते हैं। रिडंडेंसी क्यों? डुप्लीकेशन बनाने के लिए और साथ उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हम काम ले सकते हैं। तो बेसिकली यहां पर ये रेड कॉन्फ़िगरेशन होता है, दो चीजों पे बेस होता है। या तो स्ट्रिपिंग पर बेस होता है। स्ट्रिपिंग का मतलब होता है डिवाइड कर देना, कि आपके पास में जो भी है उसे डिवाइड कर दे। अब ये आपकी स्ट्रिपिंग होती है, अलग अलग लेवल्स पे होती है। या बिट लेवल स्ट्रिपिंग कर सकते हो, बाइट लेवल स्ट्रिपिंग कर सकते हो, या ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग। मतलब बिट का मतलब आपका डेटा है उसे एक एक बिट के रूप में डिवाइड कर देते हो। ब्लॉक का यहाँ पे बाइट में 8 बिट को एक साथ में ले लेते हो। ब्लॉक मल्टीपल आपके साइज के यहाँ पर हो सकते हैं। अब इनमें जो मेजर रूप से जो सवाल हमारे यहां पर पूछा जाता है वो ये आता है, तो मिलान करने का क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से कॉन्फ़िगरेशन में आपका क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे हम कहते हैं रेड 0 होता है, रेड 1 होता है, रेड 2 कॉन्फ़िगरेशन, रेड 3, रेड 4, रेड 5, रेड, ऐसे ही एक रेड 1 0 भी होता है। रेड 1 0 जब आए तो स्ट्रिपिंग विद मिररिंग बोल देंगे उसको। कि अगर मान लो कि यहां पे बोल दिया जाए ना कि आपका जैसे रेड, ठीक है, आपका 1 0, तो यहां पर इसका मतलब क्या हो गया, जैसे हम कह सकते हैं कि मिररिंग विद आपका क्या कह सकते हैं, स्ट्रिपिंग। कि हम कहते हैं मिररिंग तो यूज कर ही रहे हो, साथ साथ में किसका भी यूज कर रहे हो, स्ट्रिपिंग का भी यूज कर रहे हो। तो ये जो भाग आपका यूज होता है जिसमें आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसमें सबसे पहला जो पार्ट आता है जिसे हम कौन सा कहते हैं, रेड 0 कॉन्फ़िगरेशन। अब इस रेड 0 कॉन्फ़िगरेशन में जैसे मान लो कि ये डिस्क है, डिस्क में इंफॉर्मेशन है। तो हमने रेड 0 में कहा था कि रेड 0 में क्या होता है, स्ट्रिपिंग होता है। क्या होता है? स्ट्रिपिंग। तो हमने क्या किया, ये जो भी भाग आपका अवेलेबल है स्ट्रिप कर लिया। जैसे हमने कहा कि 0 2 4 आपका 8 से 2 4 6 8 इधर रख लिया, ऐसे 1 3 5 7 वाला यहां रख लिया। तो हमें एटलीस्ट कितने डिस्क की जरूरत होती है? 2 डिस्क की, कम से कम 2 डिस्क। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या है कि ब्लॉक को स्ट्रिप के मल्टीपल डिस्क में किया जाता है। रिलायबिलिटी क्या है? 0। क्यों 0 है? क्योंकि अगर एक भी डिस्क फेल हो गई तो आपका डेटा क्या हो जाएगा? लॉस। क्योंकि आपने दो जगह पे रखा है, अगर ये डेटा यहां है, ये डेटा यहां है। अगर ये डिस्क फेल हो गई तो ये वाला डेटा आपको मिल ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपकी कैपेसिटी निकालनी है तो एन इंटू बी होता है। एन मतलब नंबर ऑफ डिस्क, बी का मतलब कितने ब्लॉक में बटी हुई है। ठीक है, फिर इसके बाद में देखो आपका दिया हुआ ये ऐसा बोल दिया गया है। हमें इन हर एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन को याद नहीं रखना है, इसलिए इसको एक बता दिया गया है। एक टेबल है, इस टेबल को हमें देखो, जैसे दे दिया रेड 0 कॉन्फ़िगरेशन में मिनिमम 2 होती है, रेड 1 में 2 होती है, रेड 5 में 3 होती है, रेड 6 में 4, रेड 1 0 में 4, रेड 5 0 में 6, रेड 6 0 में ये। इनके बारे में आज तक अभी कोई सवाल नहीं बना, बस केवल मिलान करने का सवाल बना। जो हमें ध्यान रखना है कि किसमें परफॉर्मेंस क्या होती है। जैसे रेड 0 यूज होता है कहां पे? वर्क स्टेशन पे, डेटा लॉगिंग में, रियल टाइम रेंडरिंग में, या ट्रांजिस्टरी डेटा होता है।
ऐसे रेड वन ऑपरेटिंग सिस्टम में, ट्रांजैक्शन डेटाबेस में, ऐसे डेटा वेयर हाउसिंग में, वेब सर्वर में, आर्काइव में 5 यूज होता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के कॉन्फ़िगरेशन काम में लिए जाते हैं। तो ये मेन आपको याद रखना है, एग्जाम में जब भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है मेजर रूप से सवाल आता है ये, ठीक है, ये वाला कि ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग विद डेडिकेटेड पैरिटी, ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग विद डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा मिलान करने का कि किसमें क्या होता है, किस तरीके से काम में लिया जाता है। ठीक है, तो ये बैकअप से संबंधित एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में आपके सिलेबस में एक पॉइंट दिया हुआ है जिसका नाम क्या है, एथिकल हैकिंग। एक शब्द दिया हुआ है आपके सिक्योरिटी वाले पार्ट में जिसका नाम है एथिकल हैकिंग। हैकिंग का मतलब क्या होता है, किसी जानकारी को प्राप्त करना। पुराने समय में एक व्यक्ति हैकर एक शब्द यूज होता था, उस व्यक्ति के लिए हैकर शब्द काम में लिया जाता था पुराने समय में जो व्यक्ति जगह जगह जाकर जानकारियों को क्या करता था, इकट्ठा करता था। ठीक है, फिर इसके बाद में इसी शब्द को कंप्यूटर में शामिल किया गया। ठीक है, हैकर वो व्यक्ति होता है जो किसी भी तरह का अटैक करके कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को, ठीक है, हमारी अनुमति के बिना क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। कि हम, हमारी इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी वो अनऑथराइज मैनर में हमारे सिस्टम में प्रवेश करता है और जानकारी को प्राप्त कर लेता है। तो हम कह रहे हैं हैकिंग का मतलब ए टास्क परफॉर्म टू अटैक ए कंप्यूटर और प्राइवेट सिस्टम। किसी भी कंप्यूटर या प्राइवेट नेटवर्क को अटैक करने का एक तरीका या वो कार्य होते हैं। तो ये द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हैकिंग इज, हैकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, गेन अनऑथराइज एक्सेस, कि जहां परमिशन नहीं दी गई है, कि जहां पहुंच नहीं दी गई है उसके लिए होता है। ठीक है, साथ में हम कंट्रोल कर सकते हैं उस सिस्टम को, या फिर क्या कर सकते हैं, नेटवर्क जिसकी जानकारी किसको नहीं होती है, हमें हमें नहीं पता होता है कि हमारे कंप्यूटर से क्या हो रहा है, हमें नहीं पता होता है कि हमारे नेटवर्क से भी आपका क्या होता है। ठीक है, इसके बाद में देखो हैकिंग जो है दो तरह से डिफाइन होती है, मेनली दो तरह की, या तो होती है इलीगल हैकिंग और दूसरी कौन सी होती है, लीगल हैकिंग। इलीगल हैकिंग जो होती है उसे मैलिशियस हैकिंग कहते हैं। ठीक है, इलीगल का मतलब होता है किसी आपके सिस्टम या किसी कंप्यूटर या किसी नेटवर्क को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से की जाने वाली जो हैकिंग होती है वो हमेशा मैलिशियस हैकिंग कहलाती है, जो इलीगल मानी जाती है। क्या आप कह रहे हैं कि यहां पर वह हैकिंग है जिसके अंतर्गत आप वीकनेस का पता लगाते हैं और उस वीकनेस का पता लगाकर जानकारी को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। अब ये जानकारी बिजनेस इंफॉर्मेशन हो सकती है या किसी पर्सनल पर्पस की भी हो सकती है। आजकल फिर इससे बचने के लिए एक तरीका होता है, जैसे आजकल हम कहते हैं अब कोई व्यक्ति मर गया, मर्डर हो गया उसका, अब उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, वो पासवर्ड तो बताने से, ऐसा तो है नहीं कि ऊपर से पासवर्ड बता देगा मेरा मर्डर होगा, मेरा अकाउंट चेक कर लेना। अब उसके अकाउंट को भी क्या करना पड़ेगा, हैक। अब वो जो हैक किया जाएगा वो उसकी क्या है, परमिशन, कि जिसकी परमिशन है। देखो हम कह रहे हैं कि हुज, यहां पे परमिशन दी गई है तो यहां पे ये क्या करता है, वीकनेस ऑफ कंप्यूटर की पहचान करता है और यहां पे उन वीकनेस को रिमूव कर देता है या फिर क्या कर देता है, इंप्रूव कर देता है। अब कंपनी वाले भी क्या रखते हैं, हैकर रखते हैं। ठीक है, जैसे और उन हैकर्स को क्या कहते हैं, एथिकल हैकर कहते हैं। जैसे अंकित फाड़िया किसी समय पे बहुत पॉपुलर हैकर हुआ करता था। भाई मान लो कि आपकी वेबसाइट को किसी ने हैक कर लिया तो वापस लाने का काम भी कौन करेगा, हैकर ही करेगा। भाई ऐसा थोड़ी है कि आप यहाँ पे आपके कोई पासवर्ड चोरी हो गया तो आप कहीं सामान्य रूप से उसे प्राप्त कर पाएंगे। तो दोनों नॉलेज वाले व्यक्ति होते हैं, तो ये भी नॉलेज वाला व्यक्ति है, ये भी नॉलेज वाला व्यक्ति है, दोनों के पास प्रोग्रामिंग स्किल्स है, लेकिन ये अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स और नॉलेज का गलत फायदा उठाता है। ये इलीगल रूप से किसी भी जानकारी को प्राप्त करने का प्रयास करता है। ये एथिकल हैकिंग के केस में हमेशा व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है और व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है कि भाई तुम कमियों को देखो, क्या क्या कमियां रह गई है, कि कौन कौन सी कमियां हैं, इन कमियों को देखने की जिम्मेदारी किसकी होती है, एथिकल हैकिंग। आप देखो समझो कि हैकिंग से बचने के क्या तरीके हैं, कि पहला आप पासवर्ड कैसा रखो, स्ट्रांग। ठीक है, आपका पासवर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए, नाम रख लिया, आपकी डेट ऑफ बर्थ रख ली,
ठीक है, पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए, मिनिमम 8 कैरेक्टर होने चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक होने चाहिए, स्पेशल सिंबल होने चाहिए, और कोई भी कॉमन स्लैंग वर्ड नहीं होना चाहिए। कॉमन स्लैंग वर्ड मतलब जो आसानी से क्या किया जा सके, गैस किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आप ऑथेंटिकेशन में एक से ज्यादा आपकी स्टेप्स यूज कर सकते हो, जैसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड के साथ में क्या लगा दो, ओटीपी लगा दो। ऐसे ही कीप सॉफ्टवेयर अप टू डेट, आपका जो भी सॉफ्टवेयर है वो कैसा होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। ऐसे हम कहते हैं कि यहां पर, ठीक है, यहां पे कोई आपके जिन विशेषताओं को वर्तमान में उपयोग में नहीं किया जाता उन्हें क्या कर देना चाहिए, ऑफ। कि जिन सर्विसेज को आप यूज ही नहीं कर रहे, तो उन सर्विसेज को आपको क्या कर देना चाहिए, ऑफ कर देना चाहिए। ऐसे ही एंटीवायरस का उपयोग करो जो मालवेयर को आपका डिटेक्ट करने का काम करता है। ऐसे हम कहते हैं कि आपका वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज करो, कि सिक्योर नेटवर्क का यूज करिए और हमेशा उसी वेबसाइट को एक्सेस करिए जो कि कैसी हो, ट्रस्टेड हो। भले यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर किसी वेबसाइट को आप एक्सेस कर रहे हो, तो वहां पर हो सकता है कि इंटीग्रेटेड कुछ कोड होता है, स्क्रिप्ट होती है, जिसके रन होने पर आपका सिस्टम क्या हो सकता है, हैक हो सकता है। अब ये काम करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? तो यहां पे हम कहते हैं कि हैकिंग तो ये समझ लिया कि ये प्रक्रिया है, लेकिन ये काम जो करता है वो काम करने वाला व्यक्ति कौन होता है, हैकर होता है। तो यार कि हैकर कोई भी कैसा यूजर होता है, सामान्य रूप से एक प्रकार का कैसा यूजर है, अनऑथराइज। हैकर एक अनऑथराइज यूजर होता है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क में से आपकी जानकारी की चोरी कर सकता है, उसे मॉडिफाई कर सकता है, बदल सकता है, या फिर क्या कर सकता है, डिलीट कर सकता है। कि हमारी इच्छा के बिना यहां पर कोई भी हमारे कंप्यूटर या नेटवर्क में प्रवेश करके हमारी जानकारी इकट्ठा कर लेता है, ठीक है, उससे चोरी कर लेता है, उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, या उसमें किसी प्रकार का बदलाव कर देता है, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, हैकर कहते हैं। अब अलग अलग तरह के हैकर होते हैं, आप कहते हैं अलग अलग तरह के हैकर होते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से कितने हैकर होते हैं, 3। बाकी तो और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेन हैकर्स की बात करेंगे तो कितने हैकर होते हैं, 3 हैकर। पहला कौन सा, व्हाइट हैट। व्हाइट हैट हैकर जो होता है, उस हैकर को सामान्य रूप से हम जिस नाम से भी जानते हैं वो कौन सा हैकर भी कहलाता है, एथिकल हैकर। एक कंपनी वालों ने अपॉइंट कर रखा है उसको, कि कंपनी वाले चाहते हैं कि भाई तुम नियमित अंतराल में नेटवर्क की खामियों की तलाश करो, वीकनेस देखो, कि जहां जहां तुम्हें वीकनेस लग रही है उन वीकनेस में क्या करो, सुधार करो। तो ऐसे जो हैकर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पेनिट्रेशन टेस्टर भी कहते हैं, टेस्टिंग करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाइट हैट हैकर को एथिकल हैकर कहते हैं, जिसका उद्देश्य आपकी वीकनेस का पता लगाना होता है। कि वीकनेस का पता ये अपॉइंट किया जाता, लीगल होता है, कि भाई लीगल है, आप ये चेक करो। ऐसे ही आपका एक हैकर होता है जिसे कौन सा कहते हैं, ब्लैक हैट हैकर कहते हैं। और सामान्य रूप से जो ब्लैक हैट हैकर होता है उसी को हम किस नाम से भी जानते हैं, क्रैकर, क्रैक करने वाला। और इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ हानि पहुंचाना होता है। ठीक है, ये पैसे के लिए काम करता है, मेनली हम कहते हैं कि पैसे के लिए काम करता है। ठीक है, हम कहते हैं कि अनएथिकल हैकर कहते हैं उसका ऑब्जेक्टिव अनऑथराइज एक्सेस करना, ठीक है, साथ में जानकारी को क्या करना, स्टील करना, या किसी आपके ऑपरेशन को क्या करना, क्षति पहुंचाना। तो यहां पर हम कहते हैं कि व्हाइट हैट हैकिंग जो होती है वो कैसी होती है, लीगल। और ये हैकिंग कैसी होती है, कौन सी होती है, इलीगल। तो व्हाइट हेड हैकर हमेशा अपॉइंट किया गया व्यक्ति है, जैसे नौकरी मिलती है वैसे ही सरकारी कंपनियां भी हायर करती है, गवर्नमेंट एजेंसी भी क्या करती है, हायर। आजकल तो देखा होगा पुलिस वाले हमेशा हैकर क्या रखते हैं, साथ में रखते हैं। भाई आजकल हम कहते हैं ना कि जब कहीं भी जाते हैं तो पुलिस वाले हैकर, पहले क्या होता था कि पहले जब कंप्यूटर का जमाना नहीं था तब क्या था, ठीक है, देखा होगा तुमने सीआईडी वालों के साथ में दया, दया गेट तोड़ो, है। तो वो दया हम कहते हैं अधिकृत है, ठीक है, हम कहते हैं कि उसमें जा रहे कि भाई पता लगाना है, हमें ताला तोड़ना है,
ठीक है, तो ये एक और हैकर होता है जिसे कौन सा कहते हैं, ग्रे हैट हैकर। ये वो हैकर होता है जो इन दोनों के बीच की कैटेगरी का होता है। ठीक है, लेकिन ये आपका यहां पर क्या होता है, ये भी आपके हैकिंग एक प्रकार की कैसी होती है, इलीगल। देखिए, ग्रे एट का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति अपनी नॉलेज का गलत फायदा उठा रहा है। उसका उद्देश्य क्राइम करना नहीं है, लेकिन वो किसके लिए कर रहा है, मजे मजे के लिए, पैसे के लिए नहीं, मजे करने के लिए दिखा रहा है कि जैसे हो कहते हैं कि भाई का ब्रेकअप हो गया, ला अकाउंट हैक करके दे दो। तो वो हम कहते हैं कि ऐसा जो कर रहा है मतलब उसका उद्देश्य कोई किसी को परेशान करना नहीं है। ठीक है, वो अपनी नॉलेज का यूज कर रहे हैं। जैसे कई बार होता है कि ठीक है, आपकी किसी वेबसाइट में प्रधानमंत्री की फोटो की जगह गधे की फोटो लगा दी उसने, स्किल्स का यूज कर रहा है वो। ठीक है, हम कहते हैं कि यहाँ पे हु यूज देयर नॉलेज फॉर फन। ठीक है, हम कहते हैं कि केवल और केवल मनोरंजन के लिए काम कर रहा है वो। जैसे अभी कुछ समय पहले क्या हुआ, एक व्यक्ति ने एयर इंडिया की फ्लाइट जो है उसको हैक कर लिया बैठे बैठे अंदर। फिर उसको क्या किया, सजा देने की बजाय एयर इंडिया वालों ने अपॉइंट कर लिया, आजाद तो वही रहा। कुछ समय पहले अजमेर का एक बालक था, 17 साल का, उसने नासा के अंदर, नासा के सैटेलाइट में एक लूप होल निकाला, नासा वालों ने उसको बुला लिया। भाई, कमियां निकालने वाले चाहिए। देखिए, उनको पता होना चाहिए कि भाई ये कर सकते हैं, इनके पास में क्या है, नॉलेज है। तो इनका उद्देश्य कभी भी आपका ऐसा नहीं है कि हम जानकारी चोरी कर लेंगे। ठीक है, या फिर हम कहते हैं किसी प्रकार का आपका हानिकारक आक्रमण करेंगे, बस ये केवल और केवल फन के लिए ये ऐसा यहां कार्य करते हैं। तो मेजर रूप से 3 हैकर होते हैं, लेकिन पिछली बार एक सवाल आपसे पूछा गया था। ठीक है, पिछली बार पेपर में एक सवाल पूछा गया था। ठीक है, वो सवाल कौन सा था, ये वाला। ठीक है, अनुदेशक का जो पिछली बार पेपर हुआ था उसमें ये वाला सवाल आया था। ठीक है, तो उसमें ऐसा सवाल आया था कि आपकी एक प्रकार का व्यक्ति जिसका मुख्य उद्देश्य है प्रमुख रूप से पॉलिटिकल पार्टीज की वेबसाइट को हैक करना होता है। कि जिसका होता है ना कि कई लोग क्या करते हैं, अपनी नॉलेज का यूज करते हैं और नॉलेज का उपयोग करके आपके सोशल आइडियोलॉजी और रिलीजियस या पॉलिटिकल मैसेज को क्या करना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं ना, कई बार हम कहते हैं कि भाई इंटरनेट बैन कर दो ताकि जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचेगी। तो ये आपका क्या, जैसे होता है ना एक्टिविस्ट होता है, वैसे ही कौन सा होता है, हैक्टिविस्ट होता है। ठीक है, ये हो सकता है। ऐसे ही एक होता है ग्रीन हैट हैकर। ठीक है, ग्रीन हैट हैकर जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि इन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं, हैकिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। देखिए, यहां पर ये जनरली आपका किसका यूज करते हैं, या तो फिशिंग का यूज करते हैं या फिर किसका यूज करते हैं, सोशल इंजीनियर। फिशिंग का मतलब जाल फैलाना, हैकिंग नहीं होती वो। वास्तव में हम कहते हैं हैक कर लिया, हैक नहीं किया, उसने बेवकूफ बना दिया आपको। तो इनके पास में कोई बहुत अनुभव नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ व्यक्तियों को बेवकूफ बनाकर आपकी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसी एक और हैकर होता है जिसका नाम कौन सा होता है, ब्लू हैट हैकर होता है। ठीक है, तो यहां पर हम कहते हैं कि एक्चुअली एक व्हाइट हैट हैकर ही होता है जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ठीक है, अपनी सिक्योरिटी सिस्टम को क्या करने के लिए अपॉइंट किया गया है, इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, हमेशा हम कहते हैं हैकर हमेशा नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगला जो हैकर है जिसे हम कौन सा कहते हैं, रेड हैट हैकर। ठीक है, हम कहते हैं ये विजिलेंट हैकर होता है जो कि ब्लैक हैट हैकर के किए गए अटैक से वापस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्या आप कहते हैं कि आप अगर मान लो कि किसी ब्लैक हैट हैकर उसने आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो वापस लाने का काम किसका होता है, रेड हैट हैकर का होता है। ठीक है, ऐसे हम कहते हैं कि यहां पर ऐसे कुछ शब्द आपके पूछ लिए जाते हैं जिससे कि द पार्ट ऑफ ए वेबसाइट दैट कैन बी एक्सेस थ्रू ए स्पेशल सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज, कि हम कहते हैं कि एक वेबसाइट का वह भाग जिसे किसी विशेष सॉफ्टवेयर के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं। तो ये सारे अटैक हैं। जैसे आजकल हम एक नाम सुनते हैं जो पॉपुलर है, वो कौन सा है, डार्क वेब। तो ये डार्क वेब का यूज करके लोग आपके हैकिंग करते हैं। तो इसमें हम देखो सबसे पहला जो अटैक, ऐसे कुछ नाम दिए हुए हैं। एक अटैक दिया हुआ है कौन सा, एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल की सब जब भी बात होगी तो एसक्यूएल शब्द किससे संबंधित होता है, कौन सा, डेटाबेस से।
तो इसका मतलब होता है कि जो भी डेटाबेस है उसमें एक मैलिशियस कोड को इंजेक्ट कर दो, ठीक है, और जब वो कोड रन होगा तो उससे आपका जो भी डेटाबेस है वो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। ऐसे ही हम कहते हैं एक्सएसएस, जिसे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कहते हैं। किसी वेब पेज में, जैसे अभी क्वेश्चन आया था, ये आपके मॉक टेस्ट 1 का क्वेश्चन है ये स्क्रिप्टिंग वाला, ठीक है, तो यहां पर ये है। ऐसे ही होता है कि आपका कौन सा होता है, डीडीओएस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। अलग अलग जगह से ट्रैफिक को बढ़ा दिया जाता है। एक तो होता है डीओएस, जो सिंगल सिस्टम से आपका ट्रैफिक बढ़ा रहा है, और डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सिस्टम का मतलब हो गया अलग अलग सिस्टम से क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखना एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ये आपके पॉइंट्स थे। अब ये लास्ट एक पॉइंट है, वैसे सिलेबस में नहीं था लेकिन मैंने अलग से और बताया। ये आपके सिलेबस में एक मोबाइल कम्युनिकेशन नाम से टॉपिक दिया गया, कहां पर, ठीक है, आपके नेटवर्क में। कंप्यूटर नेटवर्क एक मोबाइल कम्युनिकेशन है, वैसे तो वायर बेस और वायरलेस होता है, लेकिन हमने मोबाइल फोन के संदर्भ में भी इसके बारे में पढ़ा है कि देखो टेली कम्युनिकेशन जिसे हम क्या कहते हैं, दूर संचार, और दूर संचार करने के लिए प्रमुख रूप से हम किसका यूज करते हैं, मोबाइल टेलीफोनी। तो आजकल मोबाइल फोन का यूज करते हैं। तो याद रखना कि मोबाइल फोन के आविष्कारक कौन है, मार्टिन कूपर नाम के व्यक्ति हैं, जिन्होंने 1973 में यूज किया है। पहला स्मार्टफोन जो डिजाइन किया गया वो आपके आईबीएम ने डिजाइन किया है, जिसे बिग ब्लू के नाम से जाना गया। ठीक है, तो याद रखना। अब ऐसा क्वेश्चन आता है, मोबाइल एडॉक नेटवर्क में कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी टोपोलॉजी यूज होती है, मोबाइल नेटवर्क में कौन सी यूज होती है, मैस होती है। आपको एडॉक का मतलब मैं बता चुका हूं, एडॉक क्या होता है, पीयर टू पीयर क्या होता है, पहले हमने पढ़ लिए ये सब। इसके बाद में देखो यहाँ पे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है, ये एग्जाम में आ जाता है। जैसे एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड में एपी की फाइल होती है, एक्सटेंशन। आईओएस है एप्पल इनकॉर्पोरेशन, विंडोज विन ओएस माइक्रोसॉफ्ट का, सैम्बियन नोकिया का, बाडा सैमसंग का, वेब ओएस, पाम ओएस, फायर ओएस, ब्लैकबेरी ओएस, मैंगो, ये। ठीक है, आपके ये पूछते हैं एंड्रॉइड का सबसे नवीनतम संस्करण कौन सा है, एंड्रॉइड के सबसे नवीनतम संस्करण का नाम, बकलावा। कौन सा है, बकलावा, ऐसा क्वेश्चन आता है। फिर इसके बाद में सेलुलर टेलीफोन सिस्टम या मोबाइल टेलीफोनी क्या होता है। तो टेलीफोन सिस्टम के संदर्भ में आपको याद रखना है कौन सी स्विचिंग यूज करते हैं, सर्किट स्विचिंग, बता चुका हूं। ये डेडिकेटेड लाइन के माध्यम से कम्युनिकेशन होता है, तो वो कौन सी स्विचिंग होती है, सर्किट स्विचिंग। ठीक है, फिर इसके बाद में आपके आपके ये बता रखा है कि मोबाइल फोन कैसे जुड़ा होता है। तो आपका लैंडलाइन फोन या मोबाइल फोन के संदर्भ में भी बता रखा है। जैसे लैंडलाइन फोन जब कॉल करते हो तो सबसे पहले आपके किस नेटवर्क से जुड़ा हुआ होता है, पीएसटीएन, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। फिर यहां से ये जाता है एमएससी के पास। एमएससी होता है मोबाइल स्विचिंग सेंटर। जैसे पहले होता था ना, जगह जगह एक्सचेंज सेंटर होते थे, टेलीफोन एक्सचेंज होते थे, वहां से ये इंफॉर्मेशन जाती है किसके पास में जाती है, बीटीएस। ठीक है, आपका बेस, आपका स्टेशन जो होता है वहां पे जा सकता है, बेस ट्रांसीवर स्टेशन जाता है। फिर वहां से इंफॉर्मेशन भी संबंधित आपके टावर पे जाती है। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन जाती है। तो याद रखना कि मोबाइल टेलीफोन कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया 1970 के दशक में, ठीक है, और फिर उसके बाद लगातार यूज किया गया है। तो इसमें एक सर्विस क्षेत्र होता है जिसे मल्टीपल भाग में विभाजित किया जाता है, और प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है, सेल। तो टावर की रेंज में आने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, सेल। तो होता है ना कि एक टावर है, उस टावर की रेंज में, उस रेडियस में आने वाला, ठीक है, वो भाग क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। तो यार कि सेल जनरली एक यहाँ पे एक ऑफिस होता है। तो ये सेल में हम कहते हैं कि ऑफिस होता है, जिसे क्या कहते हैं, मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस होता है ना, एक्सचेंज ऑफिस होता है हर जगह का। फिर आपका प्रत्येक आपका मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस में एक निम्न क्षमता का ट्रांसमीटर होता है, जिसे क्या कहते हैं, बेस स्टेशन कहते हैं। ठीक है, वो जो आपको मोबाइल सर्विस प्रदान करता है, ठीक है, हमें जो मोबाइल सर्विस प्रदान करता है वो कौन प्रदान करता है, आपका बेस स्टेशन, कि उससे हम जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम कहते हैं कि यहां पर ये बताया हुआ देखो, तो आपकी इंफॉर्मेशन यहां चाहिए। फिर इसके बाद ये इंफॉर्मेशन जाती है मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस में, फिर आपके संबंधित बीटीएस में जाती है, बीटीएस से फिर आपके रिसीवर में जाती है, और रिसीवर से किस कौन कनेक्ट होता है, टेलीफोन।
तो इस तरीके से कनेक्शन आपका यहां पर दिया जाता है। तो हम कह रहे हैं मोबाइल कम्युनिकेशन में ये वर्ड याद रखना, मोबाइल कम्युनिकेशन में हैंड ऑफ का मतलब है ट्रांसफर करना एक से दूसरे में। तो हैंड ऑफ का कॉल्ड एज हैंड ओवर भी कहते हैं, जिसका मतलब जो एक स्विचिंग टेक्निक है जिसका उपयोग एक कॉल को एक बेस स्टेशन से किस पे करते हैं, दूसरे। जैसे हम कहते हैं रेंज, जैसे ही रेंज पे जाते हैं फोन दूसरी जगह कनेक्ट हो जाता है। तो एक से दूसरे में कनेक्ट हुआ, एक से दूसरे में ट्रांसफर हुआ, उसे हम क्या कहते हैं, हैंड ऑफ या फिर क्या कहते हैं, हैंड ओवर। ये वर्ड आपका पूछा जा सकता है। ये मोबाइल कम्युनिकेशन टॉपिक दे रखा है आपके सीनियर में, वहां है ये। ठीक है, कौन कौन सी टेक्निक यूज होती है तो इनके बारे में अगर याद हो, मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल बताया था। एक होती है एफडीएमए, एफडीएमए का मतलब फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो आपकी फ्रीक्वेंसी को मल्टीपल बैंड में बांट दिया जाता है, प्रत्येक बैंड को सेपरेट करने के लिए बीच में जगह छोड़ते हैं जिसे गार्ड बैंड कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना जिसमें हर एक के लिए डेडिकेटेड फ्रीक्वेंसी होती है। एक होता है टीडीएमए, टीडीएमए मतलब टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बैंड को टाइम के स्लॉट में क्या कर दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है। एक होता है सीडीएमए, ठीक है, जैसे कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है। निश्चित फ्रीक्वेंसी और निश्चित क्या होता है, टाइम होता है। इंफॉर्मेशन को कोड में बदला जाता है। पहले सीडीएमए फोन आते थे, और आजकल 4G में प्रमुख रूप से किसका यूज होता है, ओएफडीएम, जैसे ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन क्या कहते हैं, मल्टीप्लेक्स। ठीक है, इसे मॉड्यूलेटेड होता है और ऑर्थोगोनल फॉर्मेट में यहां पर यूज किया जाता है। ये फुल फॉर्म याद रखना, या रेयरली संभावना होती है कि मोबाइल में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद में पीढ़ियां बता दी गई है। तो सबसे पहली पीढ़ी कौन सी थी, 1G। 1G मतलब फर्स्ट जनरेशन, 1982 में ये यूज है। और शुरुआत में केवल और केवल कम्युनिकेशन कौन सा था, वॉइस कम्युनिकेशन। ठीक है, और वॉइस कम्युनिकेशन था, और इसमें कौन सी स्विचिंग टेक्निक यूज की गई थी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कौन सी टेक्निक यूज होती थी, एफडीएमए। तो पहली आपकी सेल्यूलर टेलीफोन कंपनी कौन सी है, एनटीटी। टोक्यो के अंदर ये कंपनी बनाई गई, निप्पन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन है। तो यहाँ पे इसके जो स्टैंडर्ड थे, पहले एएमपीएस जैसे एडवांस एंड मोबाइल फोन सिस्टम, एनएमटी आपका नॉर्डिक मोबाइल टेलीफोन, टीएसीएस टोटल एक्सेस कम्युनिकेशन सिस्टम, ये स्टैंडर्ड माने गए शुरुआत में। फिर 1G को रिप्लेस किया गया, और 1G को रिप्लेस करके कौन सी आ गई, 2G। 1991 में फिनलैंड यूरोप में ये सर्विस यहां पर पहली बार शुरू मानी गई है। ठीक है, इसमें डिजिटल सिग्नल या डिजिटाइज सिग्नल का उपयोग किया गया। टेक्नोलॉजी, एक्सेस टेक्नोलॉजी कौन सी थी, टीडीएमए और सीडीएमए। तो इसमें आपके वॉइस कम्युनिकेशन आ गया, एसएमएस आ गया, और कौन से मैसेज आ गए, एमएमएस, मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस आती है। पहले होता है किसी टाइम पे देखा होगा एमएमएस लीक हो जाते थे, और आजकल पूरी दुनिया एमएमएस खुद बना बना के दिखा रही है। भाई किसी समय पे जो एमएमएस का मतलब ही क्या था। ठीक है, जो एमएमएस पहले लीक होते थे वो आजकल सब बना बना के इंस्टाग्राम पे व्यू बटोर रहे हैं। ठीक है, तो 2G जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो 2.5G और एक 2.7G। 2.5G जो थी वो किस पर आधारित था, जीपीआरएस। पहले आता ना ग्लोब सी बनी आती थी, तो जी जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। स्पीड बहुत कम थी, 56 केबीपीएस से 115 केबीपीएस। ये फिर इसके बाद में 2G के बाद में क्या आ गया, 2.75G। फोन में ई लिखा हुआ आने लगा। ई का मतलब क्या है, एज एनहांस डेटा सर्विसेज फॉर जीएसएम इवोल्यूशन। इससे स्पीड 3 गुना क्या आ गई, ज्यादा। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड प्रमुख रूप से कौन सा स्टैंडर्ड है, जीएसएम। ठीक, जीएसएम का मतलब ग्लोबल सर्विसेज फॉर मोबाइल, ऐसे पीडीसी मेन जीएसएम याद रखना है। फिर 2G के बाद में कौन सा आ गया, 3G। ठीक है, फोन में 3G लिखा आने लगा, एच लिखा आने लगा, या एच प्लस आने वाली। ठीक है, फिनलैंड 2001 में शुरुआत हुई। भारत में मुंबई में किसने शुरुआत की, एमटीएनएल। किसने शुरुआत की, एमटीएनएल। ठीक है आपका, ठीक है, बेस्ड ऑन डब्ल्यूसीडीएम में, वाइड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब आपको क्या मिला, वॉइस कम्युनिकेशन के साथ साथ कौन सी सर्विस में मिल गई, डेटा सर्विस भी। ठीक है, जिसमें यूनिवर्सल पर्सनल कम्युनिकेशन ऑन स्पीड बढ़कर कितने एमबीपीएस हो गई, कितने एमबीपीएस, 2 MB। अब स्टैंडर्ड बताते हैं, जैसे यूएमटीएस, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, 3GPP थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट,
CDM में आपका आ गया, ये सब है। फिर 3 का ही कौन सा पार्ट है, 3.5G, H प्लस लिखा हुआ आने लग गया फोन में, ठीक है, HSP हाई स्पीड पैकेट एक्सेस आ गया। फिर इसके बाद में 3G के बाद में कौन सी सर्विस आ गई, 4G। 4G को हम सुपर 3G कहते हैं। तो यहां पर इसमें हमारी स्पीड बढ़कर 2 Mbps से कितने स्पीड हो गई, 100 MB। केवल केवल और केवल डेटा सर्विस चाहिए तो कौन सा था, LTE, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, ठीक है। आपके वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन का मतलब डेटा के साथ साथ में क्या, वॉइस। तो रिलायंस जियो आ गया जैसे 2016 में, और फिर वॉइस और डेटा दोनों है। ये डेटा सर्विस केवल और केवल शुरुआत करने वाला कौन था, एयरटेल। एयरटेल ने वेस्ट बंगाल में शुरू किया। इसमें एक्सेस टेक्नोलॉजी अभी बताया था मैंने, कौन सी है, OFDM। OFDM का मतलब ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल है। इसमें जो एंटीना होता है वो इस तरीके का यूज होता है जिसमें मल्टीपल इनपुट होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं, आउटपुट, इसलिए स्पीड क्या होती है, ज्यादा। आपके स्टैंडर्ड बता दिए, LTE होता है, LTE होता है। और आजकल हमने पिछली क्लासेस में एक वायरलेस नेटवर्क पढ़ा जिसका नाम क्या है, वाईमैई, वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी माइक्रोवेव एक्सेस होता है। 3G के बाद में कौन सा आ गया, कौन सा आ गया, 5G, ठीक है। एरिक्सन कंपनी ने 5G की शुरुआत की है। एंटीना आपका मैसिव MIMO होता है। एक्सेस टेक्नोलॉजी बीम फॉर्मिंग होती है, बीम के माध्यम से यहां पर है। और आपके प्रमुख रूप से इसमें कौन सी डिवाइस का यूज करना है, और स्पीड बढ़कर देख लो कितना Gbps है, 20 Gbps तक स्पीड आ गई। एक समय था बिट पर सेकंड में स्पीड थी, और आज स्पीड बढ़कर 20 गीगा बिट पर सेकंड स्पीड बढ़ गई है। तो याद रखना कि ये आपको ध्यान रखना। अरे खिलाड़ी, एक ध्यान रखते नहीं, ये क्लास बंद हो गई। तो यहां पे देखो, इसमें आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से एग्जाम में डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं। तो ये बेसिक रूप से जो क्वेश्चन आपके पूछे, ये मोबाइल कम्युनिकेशन वैसे सीनियर का पार्ट है, बेसिक में नहीं है। बेसिक में तो केवल आपके वही आता है, वाईफाई क्या होता है, ब्लूटूथ क्या होता है, वाई मैक्स क्या होता है, उनके बारे में। लेकिन सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के संदर्भ में जब पूछा जाए तो मोबाइल कम्युनिकेशन में ये वाला पार्ट आता है। तो ये आपके यहाँ पे जो सिलेबस में दिया हुआ जो भाग है, वो आपका पार्ट है जिसे आपको रिवाइज करना है, याद करना है, क्वेश्चंस आपके पास में है। ठीक है, मैं फिर आपको बता रहा हूं कि अगर इस पेपर में पास होना है तो पेपर 1 अच्छा करिए। अगर पेपर 1 अच्छा नहीं है तो सीनियर में तो भूल ही जाइए। ठीक है, सीनियर में सिलेक्शन उसी व्यक्ति का होगा जिसका पेपर 1 अच्छा है, क्योंकि मेरिट बनेगी, और मेरिट में आगे आना है तो कौन सा पेपर है, फर्स्ट पेपर। जिसने फर्स्ट पेपर में सीनियर में 60 प्लस नंबर लिया है और सेकंड पेपर में क्वालिफाई भी कर लिया ना, तो नौकरी पक्की हो जाएगी उसकी, क्योंकि ज्यादातर लोग वहां फेल हो जाएंगे कौन से पेपर में, फर्स्ट पेपर में। तो ये करंट अफेयर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। देखिए, कोई जरूरी नहीं है पिछली बार 10 सवाल करंट अफेयर्स आए तो इस बार भी 10 आएंगे। अभी हर पेपर में सवाल भर भर के किसके आ रहे हैं, करंट अफेयर। इसीलिए आज से आपकी शाम को करंट अफेयर्स की क्लास शुरू की जा रही है, मंथ वाइज। ठीक है, मैंने स्पेशल सर को बुलाया है। ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड में होगी। ठीक है, मैंने कहा कि 6 महीने की करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर, ठीक है, 6 दिन में ये कवर करवा दी जाए। तो यहाँ पे आज पहला दिन है जिसमें जनवरी माह की करंट अफेयर्स आपको, हमारे राजस्थान नहीं, इंडिया वर्ल्ड है नहीं, तो ये 3 महीने की बुक आपके पास में है ही। तो ये 3 महीने की, बाकी की रिमेनिंग 3 महीने की बुक आपको इस संडे को मिल जाएगी। कि तो आपको बस फिर इसके बाद में केवल और केवल हमारा एग्जाम ही बचेगा। जो जुलाई जुलाई है, जुलाई में कोई करंट बनेगा तो वो वैसे ही आपको एक दिन क्लास लगेगी जुलाई की, तो उसमें कवर हो जाएगा। अभी केवल और केवल रिवीजन ये आपको, मतलब ये जो 5 महीने 6 महीने हो चुके हैं उनकी करंट करनी है जुलाई की बाद में। और फिर लास्ट में एग्जाम से पहले मैं फिर से आपको क्या करवा दूंगा, ठीक है, एक बार और रिवीजन के लिए पूरे करंट अफेयर्स पर आधारित जो अभी तक आए हुए सवाल हैं वो, क्योंकि वो जरूरी है, क्योंकि पिछले 6 महीने में जो जो घटनाएं हुई है और जो जो इंपॉर्टेंट है वो सब एग्जाम्स में पूछी गई है। तो जो एग्जाम में पूछे गए वो सारे सवाल भी हम वापस पढ़ लेंगे, ठीक है, रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए शाम को जो क्लास हो वो इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन की जगह मैं तो यही कहूंगा कि ऑफलाइन आकर पढ़ सकते हो तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि ऑनलाइन तो क्या ही पढ़ते हैं, सबको पता है। तो ये ऑफलाइन आके पढ़ो तो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा कल से वापस से जिनकी रीजनिंग हो गई है, बहुत बड़ी बात है, बढ़िया बात है।
ठीक है, लेकिन फिर से कल मैं रीजनिंग की क्लास शुरू करवा रहा हूं सुबह 7 से 10। एक अंतिम मौका और है आपके पास में, ठीक है, रीजनिंग पढ़ने का। कि रीजनिंग पे मैं हर बार कम से कम 4 से 5 बार करवाता हूं रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग का वेटेज सबसे क्या है, ज्यादा। ठीक है, अगर रीजनिंग में नंबर नहीं आए ना, तो ये मान के चलो वैसे ही बाहर हो जाओगे, फिर सीट ज्यादा हो या चाहे कम हो। ठीक है, रीजनिंग के सवाल कम से कम दोनों पेपर में मिला के कम से कम भी 40 सवाल तो कम से कम आते हैं। ठीक है, तो इसलिए रीजनिंग बहुत अच्छे से तैयारी करो। तो अभी आपके पास में जो भी देखो, आपके पेपर 1 है, पेपर 1 में मैंने बताया कि मेजर पार्ट जो है वो आपका किसका है, कल्चर। कल्चर के बाद में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है राजस्थान जियोग्राफी प्लस करंट जीके, ये इसके कितने भी सवाल आ सकते हैं, कोई सीमाएं नहीं है। अभी एलडीसी के पेपर में राजस्थान जियोग्राफी के सवाल भर दिए, 50 सवाल भर दिए राजस्थान भूगोल, और उसमें भी राजस्थान जियोग्राफी के साथ साथ करंट जीके, जैसे कृषि हो गया, सड़क हो गया, व्यापार हो गया, ये आपके आर्थिक समीक्षा भी जोड़ दी उसके साथ। अगर यहाँ पे करंट अफेयर्स के पिछली पिछली बार 15 सवाल इसके थे और 10 सवाल किसके थे, इसके थे। 25 सवाल थे पिछली बार। तो यहां मान के चलो कि इस बार भी इतने तो ही हैं, ज्यादा हो गए तो दिक्कत है। फिर इसके बाद में आपका अगला जो भाग, आपका इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, रीजनिंग। ये अच्छे से करो। मैथ्स में आपको लगता है कि भाई मैथ्स मेरे को कम आती है, तो सारे टॉपिक करने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट लगे, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, औसत हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, ये टॉपिक पढ़ लो जो डीआई में काम आते हैं। बाकी जैसे लगे एरिया वॉल्यूम, टाइम खाता है, एरिया वॉल्यूम में इतने सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन सवाल मुझे लगता है कि एरिया वॉल्यूम का जरूर आएगा, और वो मिलान करने वाला आएगा फॉर्मूले। जैसे आपने देखा होगा रीट का जो 3rd ग्रेड का पेपर हुआ साइंस का, उसमें मिलान करने वाला सवाल आया और सेम सवाल चिपका दिया किसमें, एलडीसी में। तो एक आप बस ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले याद कर लो, और फॉर्मूले याद है तो केवल और केवल एरिया और वॉल्यूम, एलएस से टीएस से तो नहीं आएगा, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया नहीं आएगा। तो आपको बस 2 पेज बना लो, एक पेज में ठीक है 2D इमेज के नाम लिख लो, उनका एरिया, और एक पेज में आप क्या लिख लो, 3D इमेज और उनका क्या लिख लो, वॉल्यूम। तो उससे क्या होगा कि न्यूमेरिक अगर कोई सवाल भी आया तो फॉर्मूला याद है तभी तो कर पाओगे। अगर आप सवाल को हिला भी नहीं पाओगे, ठीक है, तो वो आपको ये ध्यान रखना है कि ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। बाद में लास्ट में आपका जो पार्ट आता है जनरल साइंस वाला, क्लास नोट्स पढ़ना, ज्यादा उस पर फोकस नहीं करना, बाकी चीजों पे। ठीक है, पिछली बार टोटल कितने सवाल आए थे, 10। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर अगर अच्छा कर लिया तो तुम ये मान के चलो कि राजस्थान में आगे कोई भी एग्जाम आएगा तो उसमें क्वालिफाई तो वैसे ही कर जाओगे। ठीक है, सेकंड पेपर पे मैं बार बार कह रहा हूं कि आप, ठीक है, एफओसी और डेटा प्रोसेसिंग, ये दोनों यूनिट बहुत अच्छे से कर लो। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग और ये, फिर इसके बाद में आपका डीसीएन, सिक्योरिटी, और कौन सा, आईओटी। आईओटी में विशेष रूप से केवल और केवल किस पे फोकस करो, एसटीएमएल, ये हो गया। ऐसे ही फिर इसके बाद में ओएस और कौन सा पार्ट हो गया, सीओए। इसके बाद में सी लैंग्वेज और आपके बेसिकली उप्स कंसेप्ट, और इसके बाद में अगला जो पार्ट आपका आता है जो कि कौन सा, डीएसए, और फिर आपका डीबीएमएस और कौन सा, सेट। ठीक है, ये मेजर रूप से। अब बाकी तो तुम्हारी इच्छा है, तुम पाइथन पढ़ लो, पाइथन में ज्ञानी बन जाओ, ठीक है, सवाल तो एक ही आएगा। हम्म, हो जाएगी, वो भी हो जाएगी, सब हो जाएगी, टेंशन मत लो। हैं, कौन सी, इस वीक में सर आ जाएंगे शनिवार तक, अगले वीक आर्ट एंड कल्चर लगा देंगे। हम्म, करंट करा देता हूं पहले, मैं तो यही हूं, कहीं नहीं जा रहा। करंट फिर अब अगले फिर एक बार ये हो जाएगा ना, क्या बाहर वालों से सब फ्री हो जाए तो फिर मैं ही हूं फिर तो। ठीक है, आपके पास में मतलब ये है कि सब वापस से मैं करवा दूंगा, रिवीजन हो गया, क्वेश्चन हो गए। अब आपके पास पहले आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपके इस 30 तारीख तक आप सब खुद एक बार तो रिवाइज कर लो। ठीक है, और जो नहीं, हम कहते हैं ना, कई सब, जैसे मान लो कि आपको लगता है कि भाई मैं, ठीक है, इस सब्जेक्ट को नहीं करूं,
तो मतलब जैसे मान लो कि टॉपिक वाइज जैसे आपको छांटना है, मैंने बता दिया मेन, इन पे ध्यान दो। ठीक है, अब ये नहीं कि भाई आप पढ़ने लग गए पूरा ये। ठीक है, सारे सब्जेक्ट पढ़ने पे आप अगर ध्यान दोगे पूरा सा, छोटे छोटे सब्जेक्ट उठाओ पहले। कि जैसे हम कहते हैं टारगेट बनाओ कि भाई मुझे आज के दिन में इतना पढ़ना है। ठीक है, और उसमें सबसे बढ़िया तरीका, एक सब्जेक्ट उठाओ आपके फर्स्ट पेपर का और एक सब्जेक्ट उठाओ कौन से, सेकंड पेपर का। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे, जैसे अपन जनरल साइंस में एक दिन निर्धारित कर लो बायोलॉजी का, एक दिन निर्धारित कर लो केमिस्ट्री का, और एक दिन निर्धारित कर लो किसका, फिजिक्स का। बस रिवीजन। अब याद करने वाला टाइम नहीं है, अब रिवाइज करने वाला टाइम है। ठीक है, ऐसे ही आपके चार, आप रीजनिंग के 15 टॉपिक आते हैं या 20 टॉपिक, जितने भी टॉपिक आते हैं उनको आपको अगर 7 दिन में कंप्लीट करना है तो डिवाइड बाई 7 कर लो। अब 7 आपको टारगेट बनाने पड़ेंगे कि आप अगर पूरा सब्जेक्ट लेके बैठोगे कभी नहीं होगा। छोटे छोटे सब्जेक्ट निपटाओ। जैसे अभी के समय में देखो, सबसे हम कहते हैं स्कोरिंग और सबसे छोटा सब्जेक्ट कौन सा है। पहली बार 10 सवाल थे, छोटा सा सब्जेक्ट। ठीक है, मुश्किल से 2-4 दिन का खेल है। सवाल कर ली, किताब में से सवाल कर लो और ये कर लो। ठीक है, ऐसे ही हम कहते हैं कि छोटा सा सब्जेक्ट कौन सा है, एफओसी। छोटे, ये छोटे छोटे सब्जेक्ट। डेटा प्रोसेसिंग बहुत चीजें हैं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन अगर ये छोटे छोटे सा, जैसे ओएस छोटा सा सब्जेक्ट है, सीओए छोटा सा सब, एक एक दिन के हो जाएंगे अगर आप एक एक दिन लेके भी बैठोगे तो ये। तो इसलिए जरूरी जरूरी है ये कि लास्ट में समझना। और अभी अगर प्रयास पूरे करो, पद बढ़े नहीं बढ़े, अपना प्रयास पूरा करो। कि भाई अभी कई लोग तो अभी भी अगर बात करें इधर उधर घूम रहे हैं, आज कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं कि, और वो क्या होगा। ठीक है, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इस बार गवर्नमेंट मूड में है आगे बढ़ाने के। अगर होता तो अभी तक तो क्या कर देता, कर चुके होते। अब अगर यहां पे बढ़िया मेहनत करो, और कुछ भी अगर होता है तो यहां पे आपके पास में स्टाफिंग पैटर्न में कितनी सीटें हैं, 7,000। इसे करीब करीब ये मान के चलो कि 5,000 के आसपास आपके क्या होंगे, आइए होंगे। तो लगभग इतनी सीटें आपके पास में सामने दिख रही है आपको। देखिए, ये तो इसलिए अगर हम अभी अगर हथियार डाल देंगे कि भाई नहीं पढ़ेंगे, नहीं होगा, ये है, तो ये समझना कि भाई मान लो कि आप दिमाग में अगर ये चीज है कि सीट कम है और नहीं हुआ, तो एक बार दिमाग में ये भी सोचो 2022 में सीटें बहुत थी तो भी खाली रह गई। ठीक है, तो दोनों से सोचो, सीट ज्यादा आई तब भी खाली रह गई थी, हो सकता है कम में भी खाली रह जाए। ठीक है, तो इसलिए आपको बढ़िया से तैयारी करनी है। ठीक है, अगले 1-1.5 महीने तक नेगेटिव चीजों से दूर रहना है। क्या ये कोई कहे कि साहब नहीं होगा, ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि पढ़ाई पढ़ाई नहीं करोगे तो नहीं होगा, फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अगर पास नहीं करवा सकती, तो पढ़ाई तो करनी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए अभी जो रिवीजन करवाया गया है वो रिवीजन, आप रिवीजन में आ गए, उसके सवाल कर लो। सवाल करना बहुत जरूरी है, और टारगेट बनाओ कि मुझे डेली के कम से कम कितने सवाल करने, 200। अब टाइम कम बचा है कि आप डेली के 200 सवाल करने का टारगेट लो। एक महीने कम नींद ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक महीने में क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, एक महीने मतलब ये होगी 4 घंटे 5 घंटे से ज्यादा नींद नहीं लेनी है। अब तुम देख लेना, तो एग्जाम तुम्हारा है, मैं थोड़े दिन के बाद में 4 घंटे से ज्यादा क्या ही सो पाऊंगा। मैं डेली क्लास लूंगा 9 बजे से लेकर 12-1 बजे तक, फिर सुबह 7 बजे आ जाऊंगा वापस। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे एग्जाम तुम्हारा है, लेकिन मेहनत जब मैं तुम्हारे लिए इतनी कर रहा हूं तो आपको भी मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है। 1 महीने, ये लास्ट 1 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस लास्ट 1 महीने में आपने समय खराब किया, एक एक दिन अगर आपने ऐसे ही गवा दिया, तो ये मान के चलिए कि आप सिलेक्शन से क्या होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे। ठीक है, बाद की बातें क्या रिजल्ट होगा, अभी पूरा ध्यान पढ़ाई पे दो। किसी भी दूसरे सवाल को मत करो। ठीक है, अब यो साहब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, अरे मैं कह रहा हूं तुम कहीं से भी दुनिया के कहीं भी सवाल मिला के देख लेना, सब सवाल तुम्हारी पीवाईक्यू में है। तुम पीवाईक्यू तो कर लो ईमानदारी से। ठीक है, और पीवाईक्यू हो जाए तो उसके बाद में तुम आ जाना,
और पेपर लिया ना और मिला के देख लेना, ज्यादा तो नहीं, 80 सवाल तो आपको मिल ही जाएंगे। और तुम 80 सवाल तो लेकर आओ। अब हम क्या कर रहे हैं, कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, बाकड़ी कोचिंग का मतलब 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिया, लिया आओ, ये लिया आओ, वो लिया आओ। इनसे क्या होता है? ठीक है, ये करवा रहे हैं, मैं करवा रहा हूं, उसी में से आएगा। ठीक है, अब कोई बोल दे कि भाई यहाँ पे बस सीधी सी देखो होता है क्या है। आज मैं बोल लूं कि यहाँ पे यूट्यूब पे आके बोल दो ये 100 सवाल इसी को पढ़ लो, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तुम उसी को पढ़ लो, उसमें से कुछ नहीं आए तो तुम तो बर्बाद। और अगला क्या करेगा, शाम को वीडियो डिलीट मार देगा। तुम्हारा क्या, तुम तो बर्बाद हो गए। इसलिए आंख बंद करके भरोसा ना करें। ठीक है, अभी जो पढ़ लिया, देखो मैं कह रहा हूं आपने नोट्स बहुत पढ़ लिए, आपके पास पीवाई क्यू है। पीवाई क्यू के बाद में मैं लास्ट में आपको यहां पे जब सॉल्व कराऊंगा टॉप 100 क्वेश्चंस कराऊंगा, वो रिवीजन के हिसाब से। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट के 100 100 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे यूनिट वाइज, तो टोटल 10 यूनिट है। 10 यूनिट का मतलब कितने हो गए, 1000। ठीक है, आपको अलग अलग जगह से नहीं पढ़ना, मैं शुरू से कहता हूं एक ही चीज को एक ही जगह से बार बार पढ़ो। बार बार पढ़ने की जरूरत है। ठीक, अलग अलग जगह से पढ़ोगे समय खराब खराब होगा, कंफ्यूज होगे। ये बता दिया, इसने ये बता दिया। ठीक है, अब वो अगले ने गलत ही बताओ, तुम तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इसलिए 1 महीने में बढ़िया से मेहनत करिए, ध्यान दीजिए। ठीक है, और बाकी रिजल्ट क्या आता है वो बाद की बात है, छोड़ो। ठीक है, नहीं होगा तो फिर प्रयास और करेंगे हम। ठीक है, ये थोड़ी है कि यहाँ पे जिंदगी थोड़ी खत्म हो रही है। ठीक है, अभी तो बढ़िया तैयारी करो, नहीं तो अभी और कोशिश करो कि भाई यहाँ पर ये एग्जाम हमारा निकल जाए। क्योंकि देखो नौकरी लगना और नहीं लगना बात की बात है। अब चतुर्थ श्रेणी में लगने के बाद लोग परेशान है। ठीक है, वो अभी जैसे कल का किस्सा बता रहा था मैं, कि मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त सचिवालय में है। ठीक है, तो अभी चतुर्थ श्रेणी वालों की ज्वाइनिंग हुई है। तो ज्वाइनिंग में एक लड़की आई, बढ़िया ज्वाइन करने, क्रॉप टॉप पहन के और वो बॉयल बॉटम वाली जींस। और वहां पे एक महिला ने आके बोला, भाई जी आ जाओ काम दिखाते हो। भाई अब बताओ कैसे काम करेंगे? ऑफिस वाले तो यही बोलेंगे उनको, आप हैं? कि अब उनको काम क्या दे रखा है, यही सुबह सुबह उठना है, वो सफाई, ये झाड़ पोछ करना है, ये करना है, सफाई करनी है, टेप फाइलें सही रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई घंटी बजाए तो खड़े होके चले जाना है। लेकिन लगता है कि भाई अब गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट। अभी देखो पशु परिचर में कितने लोगों ने पहले तो ज्वाइन कर लिया, और फिर उसके बाद में भाई पशु परिचर का काम क्या है? है, है? पशु परिचर क्या है, वो सुई लगाए तो पूंछ पकड़ना है? है, यही काम है। तो तुम्हें क्या तो यार, ये ग्रुप डी की पोस्ट है, ग्रुप डी में तो यही काम होते हैं। तो ये काम अब, पहले तो आपने जोश ही जोश में भर दिया फॉर्म, और फिर पता चला कि तुम्हें ये काम करने पड़ रहे हैं। तो ये, इसलिए हम कहते हैं कि कंप्यूटर अनुदेशक एक अच्छी नौकरी है, बढ़िया पोस्ट है। तो बढ़िया से तैयारी करो। ठीक है, बाकी हम रिवीजन वापस शुरू करेंगे एक दो, भाई इस वीक तो, इस मंथ तो पूरे सारे सब्जेक्ट कर लो। ये अभी C++ चल रही है, फिर जावा हो जाएगी, फिर पाइथन हो जाएगी, फिर इसके बाद सारे सब्जेक्ट में रिवाइज करा ही दूंगा। ठीक है, हाँ, वो भी करवा देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? तो पहले जो हो गया वो तो करो ढंग से।